अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू लेक्चर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो आपने इसको अच्छे से करना है। इसमें आपने हेडिंग्स बनानी है। आप कैसे बनाओगे? पहले आप हेडिंग बनाओगे स्टेटमेंट की, आपके न्यूटन साहब जो है वो कहना क्या चाहते थे। आप स्टेटमेंट की डेफिनेशन बनाओगे। इसमें काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, इनकी हेडिंग्स दोगे। उसके बाद आप इनर्शिया की डेफिनेशन लिखोगे। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल दोगे। तो इस तरह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वन बाय वन अब स्टार्ट करते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इन कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव और स्टॉप अ बॉडी। आप जो है कोई बॉडी मूव कर रहे हैं, चाहे वो मूव कर रही है या वो रेस्ट में है, अगर आप फोर्स लगाओगे या तो वो अगर रेस्ट कर रही है तो मूव करने लग जाएगी, या अगर मूव कर रही है तो रुक जाएगी। ठीक है। अब बुक प्लेस्ड, अब यहाँ पे टेबल है, टेबल बड़ी प्यारी सी टेबल है यहाँ पे, और इसके ऊपर पड़ी हुई है बुक। जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे ये बुक तो रेस्ट में पड़ी रहेगी। तो आप फोर्स लगाओगे तो ये फिर मूव होगी, ऐसे तो नहीं होगी। यानी कि रेस्ट में जब तक कोई चीज़ आप मूव नहीं होती, जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाओ। दूसरी एग्जांपल है कि कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो फिर आप कैसे फोर्स लगाओगे, फिर उसको कैसे आप फोर्स लगा के रुकोगे, स्टॉप करवाओगे। बाल रोलिंग ऑन अ फ्लोर, स्मूथ सा सरफेस है, फ्लोर है, उसके ऊपर जो है बाल रोल कर रही है। आप फोर्स लगा के जब अप्लाई करोगे कोई फोर्स तो उसकी वेलोसिटी जो है वो रुक जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, यानी फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। बट प्रैक्टिकली वी सी दैट इट इज़ नॉट ट्रू। द बॉल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। अब यहाँ पे फ्लोर की दो किस्म की टाइप्स हो सकती हैं, या तो फ्लोर स्मूथ था या फिर वो स्मूथ नहीं था। फ्लोर स्मूथ ना हो ना, फर्श स्मूथ ना हो, तो भी वो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक टाइम तक डिस्टेंस कवर करती है और रुक जाती है। ठीक। उसके बाद एक और यहाँ पे लाइन है, और वो लाइन है जो चीज़ उसको मूव करवाएगी। पहले तो वो मूव कर रही थी ना, आपने स्टॉप कराई, अचानक आप जब फोर्स लगाते हो तो वो चीज़ स्टॉप हो गई है, मतलब उसमें वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हुई थी वो जो चीज़ रुकी है वो फ्रिक्शन हुई है। रोड और गाड़ी के टायर के दरमियान जो अब वो फोर्स आपने ब्रेक लगाने से आई है वो फ्रिक्शन वाली फोर्स है। फ्रिक्शन वाली फोर्स चीज़ों को स्टॉप करने के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पे न्यूटन लॉ देखें कि ये है क्या। A body continued state of rest or of uniform motion in a straight line unless acted upon by some external force। कोई भी बॉडी मूव कर रही है या वो रेस्ट में है, वो अपनी उसी स्टेट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, तब तक। When a fast moving bus suddenly stop, the passenger tend to bend forward। जब अचानक कोई ब्रेक लगती है ना, कोई तेज रफ्तार कोई गाड़ी जा रही है, बस जा रही है और अब ब्रेक लगी है अचानक, तो जो बैठे होते हैं वो आगे होते हैं। ठीक है। अचानक झटका लगता है, आगे होते हैं। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये फोर्स लगाई हुई है। इट इज़ बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन। ये गाड़ी जो है अचानक आपको इस तरह आगे क्यों हुआ है, क्योंकि गाड़ी जो है वो जो ऑब्जेक्ट है या जो यहाँ पे जो गाड़ी है वो अपने आप को जो है रोकने की कोशिश में, अपनी मोशन को कंट्रोल करने की, उसी मोशन में रखने की कोशिश कर रही है। On the other hand, when the bus start moving quickly from the rest, अब वो अचानक रेस्ट में आ रही थी और फौरन फिर वो मूव करने लगे, the passenger are pushed back, तो जो है वो वापस अपनी सीट से वहीं वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अचानक आप तेज़ गाड़ी लेके जा रहे थे, भैया आपके बाबा आपसे नाराज़ हो गए हैं, आपने गाड़ी भगाई है अपनी, और अचानक कोई चीज़ आगे डॉग या कोई चीज़ आई है, आपने फ़ौरन लगाई है ब्रेक और आप आगे हुए हो और फिर जाके आप पीछे हुए हो। तो ये जो चीज़ थी, ये गाड़ी ने जो है अपने आप को अपनी वेलोसिटी को कायम रखने की कोशिश की है। तो आप अपनी सीट पे वापस आ गए। दिस इज द टाइम द टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर टू इट्स रिटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बस मूविंग ऑन द रोड शुड कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। जब तक इंजन पे कोई फोर्स नहीं पड़ती तब तक गाड़ी भी नहीं रुकती, ये तो हमें पता है। बट प्रैक्टिकली वी सी दैट इफ द इंजन स्टॉप वर्किंग, लेकिन हम वैसे देखें अमली तौर पे प्रैक्टिकली, तो जब तक इंजन नहीं रुकता तब तक गाड़ी भी नहीं रुकती।
या इंजन में कोई खराबी नहीं आती तब तक, मतलब जब तक इंजन नहीं रुकता तब तक गाड़ी चलती रहती है, कहने का मतलब ये है। बस कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। It is because the friction between the tires of bus and the road, all the bodies moving on the earth, जितनी भी bodies earth पे move कर रही हैं, are stopped by the force of friction। उन पे ये friction वाली force act करती है तो ये stop होती हैं, वरना नहीं होती। If you are in the outer space and throw an object, अगर आप ऊपर हो, ठीक है, आप हवा में हो और आप वहां से कोई चीज फेंकते हो अर्थ की तरफ, तो फिर क्या होगा, क्या होगा? आपको अगर आंसर आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। If you are out in outer space and throw an object away where no force is acted upon it, the object would continue to move forever with constant velocity। मतलब आप ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंकते हैं तो वो अपनी उसी वेलोसिटी में आएगा, ये नहीं है उधर भाग जाएगा इधर भाग जाएगा, नहीं, सीधा आएगा अपनी वेलोसिटी में। The first law of motion also provide us another definition। अब ये जो येलो ब्लॉक वाली है ये पहली डेफिनेशन है, दूसरा येलो ब्लॉक है ये दूसरी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2। Force is an agency which change or tend the change the state of rest or of uniform motion of the body। अब हमने जो अभी कहा है कि भाई फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है, अब वो फोर्स है क्या? ठीक है, पहले पता तो हो फोर्स क्या है। फोर्स या तो पुश होगी या पुल होगी। आप बाटा वाली स्टाइलो वाली शॉप्स पे जाते हो, पुश पुल लिखा होता है, तो आप पुल करते हो या पुश करते हो, ठीक है, तो वो फोर्स लगाते हो तो वो चीज़ मूव होती है, वो डोर मूव होता है। आप अपने घर में हो, आप गेट ओपन करते हो, दरवाज़ा डोर जो भी है आप ओपन करते हो, ठीक है, आप फोर्स लगाते हो तो वो ओपन होता है। तो इस चीज़ को यानी फोर्स काज एक्सलेरेशन, यानी फोर्स से ही एक्सलेरेशन होती है। कैसे होती है, हम फोर्स से एक्सलेरेशन कैसे कर सकते हैं, इसका आगे हम आगे बताएंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स नेक्स्ट टॉपिक में, और वो है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज़ इनर्शिया रिलेटेड है मास से, स्टार्ट करने लगे इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया रिलेटेड है मास से। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। इतना बड़ा हट्टा कट्टा बंदा हो, उसे आप धक्के लगाए जाओ, उसको वो आगे नहीं होगा, उसकी वो आगे स्पीड ही चेंज नहीं होगी। इतना बड़ा ट्रक हो, आप उसे खामखा ट्रक पे धक्के दे रहे हो, तो ट्रक का मास ज़्यादा है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो मूव नहीं करेगा, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना ही कोई मूवमेंट उसमें आएगी। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसके बरक्स अगर मैं उधर बाईसाइकिल पे साइकिल को देखो, वेट उसका कम है तो उसमें इनर्शिया कम है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। एक सूखा सड़ा बंदा है बेचारा, उसको मैं धक्का लगाऊं तो वो आगे स्पीड बढ़ेगी उसकी, मतलब उसका इनर्शिया कम है, उसका मास कम है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक मेज़ है, इसके ऊपर रेड कलर का पड़ा हुआ है, कपड़ा पड़ा हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर खींचेंगे तो सारे बर्तन गिर जाएंगे, लेकिन अगर तेज़ी से खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इनर्शिया प्रोड्यूस होगा। तेज़ से खींचेंगे तो वो जल्दी से क्लॉथ पुल हो जाएगा। व्हेन द टेबल क्लॉथ इज पुल्ड अब्रप्टली, फौरन अचानक, ऑब्जेक्ट रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन ऑन द टेबल, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे जब अचानक हमने तेज़ी से कपड़ा खींचा है। तो यहाँ पे इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है अ नेट फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो कि रिक्वायर्ड होती है चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है तो जो फोर्स अप्लाई होती है नेट फोर्स। फॉर इंस्टेंट, अ नेट फोर्स में काज अ बाइसाइकिल टू पिक अप स्पीड क्विकली। बाइसाइकिल को अगर हम फोर्स लगाएं तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी। बट व्हेन द सेम फोर्स, लेकिन अगर यही फोर्स हम ट्रक पे लगाएं तो इसकी मोशन चेंज नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रक के अंदर ज़्यादा इनर्शिया है देन बाइसाइकिल। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन येलो ब्लॉक में। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी जो कि अपनी स्टेट है रेस्ट में या मोशन में, स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम इनर्शिया कहते हैं। रोल ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ में, दिस लॉ इज समटाइम कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन आ सकता है राइट अ नोट ऑन लॉ ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन आ सकता है राइट अ नोट ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपने ये लिखना, उसमें इनर्शिया का भी आप लिखोगे, आप फोर्स की डेफिनेशन भी लिखोगे, आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की भी डेफिनेशन लिखोगे, आप एग्जाम्पल्स भी दोगे। ट्रक बाईसाइकिल की एग्जाम्पल इनर्शिया में दोगे, और बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं बुक वाली वो आप किस में दोगे, वो आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दोगे। पैसेंजर वाली
वो भी फर्स्ट लॉ में आप देंगे, वो जो पैसेंजर्स बैठे थे और ब्रेक लगती है अचानक, वो भी आप इसमें दोगे। रोलिंग ऑफ बॉडी, उसके भी आप इसी में दोगे, ठीक है। जहाँ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमें क्या बताता है, हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले की स्टेटमेंट क्या है, येलो ब्लॉक में इसकी स्टेटमेंट है, इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई फोर्स अप्लाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर, इट एक्सलेरेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको बढ़ा देगी। एक्सलेरेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी फोर्स की डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, वो जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ेगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के, मतलब जितनी स्पीड की फोर्स होगी उतना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। एंड इट्स इन्वर्सली, और अगर इसका रिलेशन, इसका इन्वर्स देखें तो वो मास के इन्वर्स होगा, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, जितनी फोर्स लगाओगे उतना ही एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। Newton's first law indicate that if no net force act on the object, then the velocity of an object remain unchanged. Newton's second law हमें बताता है कि अगर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, वही की वही रहेगी। सेकेंड लॉ डील्स विद द एक्सेलरेशन, ये जो सेकेंड लॉ है इसमें एक्सेलरेशन का काम होगा, इसमें एक्सेलरेशन बताई जाएगी, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी किसी भी बॉडी में जब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स प्रोड्यूस होगी। नेट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F को हमने नेट फोर्स को F से शो किया है, मास को M से शो किया है, एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड को A से किया है। तो अब स्टेटमेंट है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F और A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m। जब इनवर्स का रिएक्शन लिखते हैं तो डायरेक्टली वाला साइन, और 1/m जब लिखते हैं तो 1 जब आता है और ओवर उसके नीचे हम लिखेंगे मास के, जिस चीज़ के इन्वर्स होगा वो नीचे हम लिखेंगे। तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F/m, F ऊपर और M नीचे। तो अब हम इसको करेंगे, डायरेक्ट का साइन हटेगा, इक्वल का साइन आएगा, कांस्टेंट आएगा F/m अकॉर्डिंग टू SI यूनिट्स। अब SI यूनिट्स की हम हेडिंग देंगे यहाँ पे। M का जो यूनिट है 1 kg है, एक्सेलरेशन का मीटर पर स्क्वायर है, फोर्स का न्यूटन है। तो इसकी वैल्यू यूनिट्स में किस तरह बनेगी, हम किस तरह लिखेंगे, तो A = 1 मल्टीप्लाई बाय F/m, F = F/m में भी सीधा सीधा कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, जो फर्स्ट लॉ था वो हमें फोर्स के बारे में बताता था, सेकेंड लॉ हमें एक्सेलरेशन और फोर्स के बारे में इनका डायरेक्ट रिलेशन भी बताता है, और इनवर्स इसका है मास के साथ, वो भी बताता है। फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। By the second law of motion, F = ma, we can calculate mathematically the amount of force required to produce a certain amount of, यानी फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करी एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी के अंदर, और उसके मास का हमें पता है। ऐसा यूनिट इसका देखें तो वो फोर्स का न्यूटन है, हमें पता है। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इज द फोर्स। ये 1 न्यूटन क्या है, इसके आप हेडिंग बनाओगे। 1 न्यूटन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन। तो ये एक ऐसी फोर्स है जो कि प्रोड्यूस कर रही है एक्सेलरेशन 1 मीटर स्क्वायर का किसी भी बॉडी में, इन अ बॉडी जिसका मास 1 kg है। यानी 1 न्यूटन क्या है, एक ऐसी फोर्स है जो कि प्रोड्यूस कर रही है 1 मीटर स्क्वायर का एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में, इन अ बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम है। तो ये इक्वल है 1 न्यूटन = 1 kg मीटर पर स्क्वायर। ये हम अब इनके सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे। F, वो जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, F = ma, F का यूनिट है 1n और m 1 kg और A मीटर पर स्क्वायर। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी, फोर्स का वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट है, न्यूटन सेकंड लॉ आल्सो टेल्स दैट फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी। जाहिर है अब फोर्स है, वेलोसिटी फोर्स लगेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो जाहिर है वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब चेंज हो गया एक्सेलरेशन या फिर डिक्लेशन भी हो सकता है। अब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें दोनों डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होंगे। जब फोर्स लगाई जाएगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो डायरेक्शन भी चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। इनमें से कोई एक चीज़ भी चेंज हो सकती है, दोनों भी चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप किसी को थप्पड़ मारो और वो आपको वापस थप्पड़ मारे, ये होता है एक्शन का रिएक्शन। तो यही आज हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का बराबर और उसके अपोजिट रिएक्शन होता है। आप जिससे लड़ाई करें वो आपके साथ लड़ाई करेगा, मतलब एक्शन करते हो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है।
फिज़िक्स के अकॉर्डिंग अगर हम एग्जांपल दें तो आप गोली चलाओ तो गन से जो गोली निकलेगी, बुलेट निकलेगी, वो आगे जाएगी और गन पीछे जाएगी। ये एक्शन होगा गोली का निकलना, और उसका गन का पीछे जाना होगा रिएक्शन। तो ये भी फिज़िक्स के अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ पे पूरा उतरती है। इस तरह स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स लगाओ, एक्शन लगाओ और फिर उसको छोड़ दो तो वो पीछे जब आ जाएगा, तो इस चीज़ को भी हम रिएक्शन कहते हैं। तो वेन एवर देर इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, जब दो बॉडीज़ की तरह जैसे ही रिएक्शन होता है, एक एक्शन करती है, दूसरा रिएक्शन देती है, सच दैट बॉडी ए, अगर एग्जांपल यहाँ पे दें तो एक बॉडी ए है जो एक फोर्स लगा रही है बॉडी बी के ऊपर। दो बॉडीज़ जब भी एक बॉडी एक्शन करेगी दूसरी बॉडी रिएक्शन ज़रूर देगी। फोर्स इज़ नोन एज एक्शन ऑफ ए और बी। In response to this action, body B exert a force on the body A. This force is known as reaction of B on A. यानी पहले हम जो फोर्स लगा रहे थे, A लगा रही थी B के ऊपर, तो वो एक्शन था A का B के ऊपर। फिर उसके बाद B ने रिएक्शन लगाया है वो A के ऊपर, तो ये रिएक्शन था। फॉर एग्जाम्पल when we press a spring, the force exerted by our hand on the spring is action. Our hand also experience a force. अगर हम फोर्स लगाएं स्प्रिंग के ऊपर, एक्शन कर रहे हैं, तो स्प्रिंग की हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा हमारे हाथ के ऊपर, वो अपोजिट होगी, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। दिस इज़ अ फोर्स ऑफ रिएक्शन। न्यूटन एक्सप्रेस्ड दिस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इन दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डेफिनेशन एंड रिएक्शन डोंट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, यानी एक ही बॉडी पे एक्शन होगा और उसी बॉडी पे रिएक्शन नहीं हो सकता। अगर आपने एक बॉडी पे एक्शन लगाना है तो दूसरी बॉडी रिएक्शन करेगी, बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, मतलब दो डिफरेंट बॉडीज़ के दरमियान ही एक्शन रिएक्शन की जंग होती है। सो दे कैन नेवर बैलेंस ईच अदर। दस न्यूटन थर्ड लॉ कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड। पहली डेफिनेशन थी ऊपर वाली, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दूसरी अब ये डेफिनेशन है, इफ़ वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, अगर कोई बॉडी जो है एक्सर्ट करिए फोर्स दूसरी बॉडी के ऊपर, सेकंड बॉडी के ऊपर, तो जाहिर है सेकंड बॉडी भी एक एक्सर्ट उसी अंदाज से, उसी तरीके से फोर्स लगाएगी, अपोजिट फोर्स उसी फर्स्ट बॉडी पे। फोर्स एक्ट इन पेयर्स। अब यहाँ पे गन वाली एग्जांपल है, कोई बुक टेबल पे पड़ी है उसकी एग्जांपल है। हमने भी पढ़ा है कि फोर्सेस पेयर की फॉर्म में, यानी दो की फॉर्म में एक्शन करती हैं। दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ही एक्शन रिएक्शन वाली फोर्सेस एक्ट करेंगी। तो यहाँ पे आप देखें एग्जांपल से, कंसीडर अ ब्लॉक लेइंग ऑन टेबल। कोई ब्लॉक पड़ा है या कोई बुक पड़ी है तो इसके ऊपर भी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। एक तो ग्रेविटी वाली फोर्स, एक टेबल की अपनी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, जो नीचे ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रही है वो वेट है। ब्लॉक भी एक्सर्ट कर रहा है फोर्स डाउनवर्ड टेबल के ऊपर, वो टेबल की है, टेबल का वेट है। द टेबल आल्सो एक्सर्ट अ रिएक्शन ऑन द फोर्स ऑन द ब्लॉक, मतलब ब्लॉक भी अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है टेबल के ऊपर और टेबल भी अपनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है ब्लॉक के ऊपर। इसलिए ये दो फोर्सेस हैं जो कि एक दूसरे को बैलेंस ईच अदर कर रही है, और वो पड़ी दोनों रेस्ट में ही है, मूवमेंट में नहीं है। दूसरी एग्जांपल बुलेट वाली है। अगर बुलेट को फायर किया जाए किसी भी गन से तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगी, वो भी एक फोर्स एफ से। और जो फोर्स ऑफ एक्शन है द गन रिकॉइल, ये पीछे आएगी, झटका खाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। वो जो फोर्स है उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी एक्शन रिएक्शन की है। यहाँ पे लिमिटेशन है, लिमिटेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड विद वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी न्यूटन के लॉ हाई वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है या स्मॉल होती है तो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता, या जिनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है तो उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स का, यानी कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ही, उसी का ही लॉ अप्लाई होता है, न्यूटन का लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो ये सिर्फ अप्लीकेबल होगा लार्ज वेलोसिटीज़ वाले ऑब्जेक्ट की, जिनकी वेलोसिटीज़, जिनकी मोशन बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ये उन्हीं के लिए है। और जिनकी जो बहुत ऑब्जेक्ट स्मॉल है या जिनकी वेलोसिटी कम है तो ये उनके लिए अप्लाई नहीं होता। इस पैराग्राफ में सिर्फ यही बात लिखी हुई है। आपके नोट्स एंड पे अटैच होते हैं, आप वहाँ से हेडिंग्स बना सकते हैं और बुक को एक बार बुक से पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फीडबैक देना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कोई सजेशंस दे सकते हैं। प्लेलिस्ट अपडेटेड है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 केमिस्ट्री की, और 1 शॉर्ट सीरीज़ भी है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है।
और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो या सजेशंस देनी हो आप दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।